आज हम एसोसिएट हुए हैं अकाउंटिंग के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जैसे कि वननेस की हमेशा एक प्रोटोकॉल बनी आई हुई है, कोई भी अकाउंटिंग का टॉपिक, अकाउंटिंग पार्ट शुरू करने के पहले हम लोग पहले उस टॉपिक के पर्पस को समझते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तभी उस टॉपिक को वो यूज़ कर पाएगा, अकाउंटिंग पार्ट को, जब वो उस टॉपिक को समझेगा कि उसका पर्पस क्या है, बनाने वाले ने क्यों इस टॉपिक को अपने को दिया है। तो आज वो पर्पस अपन पहले सर्व करते हैं। आज का सेशन सिर्फ आप इस सेशन के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, उसका सिर्फ पर्पस आज हम सर्व करने वाले हैं। कल से हम इसके अकाउंटिंग पार्ट पे जाएंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको उलझा के बात ना करूं, डायरेक्ट सुलझा के बात करूं, तो ये क्या है, इसको समझने के लिए एक दो तीन अपने को यहाँ पे टर्म्स को समझना पड़ेगा। देखिए, आप ये बात तो मानते हो कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग बनाने वाले ने जितने भी टॉपिक बनाए, जितने भी बनाए, उस टॉपिक का कोई ना कोई पर्पस है। हमने जब भी जो भी आपको कोई भी टॉपिक कराया अभी तक अकाउंटिंग का, पहले आपको पर्पस सर्व किया। वैसे ही आज का टॉपिक क्यों बनाया गया है और ये प्रिपेयर कौन करता है, किस वजह से करता है, वो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बिजनेस चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन दो ही बनाए गए हैं। कौन कौन से बताओ? नो, मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। एक धंधे के अंदर यहाँ तो उधार चलती, यहाँ तो नकदी चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कैश के साथ एक और ट्रांजैक्शन चलता है और वो है बैंक, जो कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर ही माना जाता है। और क्योंकि आज तो मोदी जी का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, आज का जो जनरेशन है, यंगस्टर भी काफ़ी मोदी जी को फॉलो करते हैं, और मोदी भक्त लोग जो है वो कैश के ट्रांजैक्शन आज ख़त्म ही कर चुके हैं। आज हम कैशलेस बन चुके हैं। कैशलेस का मतलब पैसा नहीं होना, ऐसा नहीं है। आज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करो, ओके, यानी इन शॉर्ट एक कॉमन बैंक का सर्वर यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, यानी बैंक के ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो अब चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग तो करनी पड़ती है। और बुक कीपिंग करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। आइदर वी कैन प्रिपेयर बुक कीपिंग स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्री इन डबल एंट्री सिस्टम, और अगर कोई फर्म जर्नल एंट्री यूज नहीं करती है तो सब्सिडरी बुक्स यूज करता है, ओके, जिसमें हम कैश और क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री में हम सारे मिक्स के ट्रांजैक्शन करते हैं और सब्सिडरी बुक्स में सब डिवीजन ऑफ जर्नल यानी सेपरेट बुक बना के हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली अब जब सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होते होंगे तो कैश, बैंक और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते होंगे। अब हमारा जो हीरो है आज का वो है बैंक। नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ऑफ कोर्स अब जब नाम ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो आज हमको बैंक का ही कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन होगा। आप टॉपिक को समझ के, टाइटल को समझ के अंदाजा लगा दिया होगा। तो होता क्या है, जब एक व्यापारी बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए वो यहाँ तो एंट्री करेगा, यहाँ तो सब्सिडरी बुक के अंदर वो कैश बुक बनाएगा। याद है आपको? कैश बुक तीन टाइप का बनता है। सिंगल कॉलम कैश बुक, ओके, डबल कॉलम कैश बुक, और थ्री कॉलम कैश बुक यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब अगर सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करूं मैं, तो आप सिर्फ कैश के या बैंक के या डिस्काउंट में से कोई तो भी एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनता है उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट में से कोई भी दो टाइप के
ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं 3 कॉलम कैश बुक की बात करूं तो तीनों टाइप के ट्रांजेक्शन यानी कैश बैंक और कैश डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर आप मुद्दे पर आओ, ये साइड वाली बातें क्यों कर रहे हो? ये साइड वाली बातें ही मुद्दे को लेके आएगी आपको। तो जब एक व्यापारी अपने ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करता है और वो ट्रांजेक्शन अगर बैंक के लिए रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए सिंपल है भैया, वो बनाएगा कैश बुक। क्या बनाएगा? कैश बुक। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, बैंक कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जिस तरीके से वो पैसे बैंक में भरता है, पैसे बैंक से निकालता है, बहुत सारे सोर्सेस है जिसके थ्रू पैसे निकलते भी है और पैसे बैंक में भरते भी है। यानी व्यापारी बिजनेसमैन जब वो डील करता है बिजनेस से तो वो बैंक कॉलम कैश बुक का बनाता है, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से। अब जिस तरीके से व्यापारी बैंक के साथ डील करता है तो वो अपने ट्रांजेक्शन बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। कैश बुक के कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। याद है आपको बैंक कॉलम था? बैंक कॉलम को दो साइड होती है, डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। आपने नोटिस किया होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक है तो कैश और बैंक का आपने देखा होगा, डेबिट कॉलम 2 साइड है और क्रेडिट साइड 2 साइड है, क्योंकि कभी एंट्री में बैंक को डेबिट करते हैं, कभी बैंक को क्रेडिट भी करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जिस तरीके से बैंक के साथ वो आर्टिफिशियल पर्सन के साथ एक व्यापारी डील करता है तो बनाता है बैंक के लिए कैश बैंक कॉलम कैश बुक के अंदर। उसी प्रकार बैंक के लिए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बैंक भी तो अपने कस्टमर का, यानी वो व्यापारी जो अगर बैंक से डील कर रहा है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक का वो कस्टमर है। कौन है वो? उसके लिए भी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती होंगी तो वो अपने तरीके से बुक रिकॉर्ड करेगी, बराबर कि नहीं? होता ये है कि जब बिजनेसमैन अपने बुक के अंदर अपने हिसाब से जब वो अकाउंटिंग करता है, बुक कीपिंग करता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, बराबर कि नहीं? और बैंक अपने हिसाब से बुक कीपिंग करती है, बराबर कि नहीं? लेकिन अगर बैंक ने हमारे लिए रिकॉर्ड क्या किया है ये देखना है तो बैंक को मांगने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको ऑलरेडी एक प्रिंट कॉपी यानी पासबुक वो आपको देती है। और मैं आपको बता दूं, पासबुक जो है वो कभी व्यापारी के हिसाब से बना ही नहीं है, वो बनता है बैंक के हिसाब से, लेकिन उसमें मिलता तो हमको ही है। बैंक आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए पासबुक देती है कि हम अपने बुक के अंदर आपके लिए क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो एक प्रिंट कॉपी तुमको देती है। बाकी कभी भी याद रखना, पासबुक ना व्यापारी के हिसाब से बना और ना कभी बनेगा। तो सर फिर हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बैंक के लिए वो कहां करेंगे? वो करेंगे बैंक कॉलम में कैश बुक के। अब होता यह है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करता हूं, मैं कौन हूं? एक नॉर्मल पीपल, व्यापारी, बिजनेसमैन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बनाऊंगा। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं कि बैंक के पास मेरा बैलेंस पड़ा है 10,000 रुपए का, तो बैंक भी तो कहे कि हाँ 10,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, बराबर कि नहीं? अगर मैं दे रहा हूं 10,000 बैंक को रखने के लिए कि ये बैंक रख 10,000 रुपए डिपॉजिट मेरे पैसे, तो अगर मैं बोलता हूं कि बैंक से मुझे लेना बाकी है तो बैंक भी तो कहे हाँ कि तुझे देना बाकी है। कभी कभी होता ये है कि हम कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का जो बैलेंस है वो कभी कभी इक्वल बैलेंस नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? उसके कई सारे रीजंस है और वो रीजंस आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये इक्वल करने का जो प्रॉब्लम है, ये इक्वल करने का जो प्रोपोगेंडा है या इक्वल करने का जो मैटर है वो बात की बात है। लेकिन हमको पहले ये समझना है कि जब एक नॉर्मल पर्सन बैंक से डील करता है तो वो अपने बुक में कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करता है और बैंक उसके लिए कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करती है, ये पहले एक बार देख लेते हैं। फिर मैं इस मुद्दे पे आता हूं जो मुद्दा मैंने अभी उठाया हुआ है आपको इक्वल का। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक व्यापारी हूं, मैंने अपने अकाउंटिंग करने के लिए 3 कॉलम कैश बुक बनाया, अज्यूम करो। अब 3 कॉलम कैश बुक बनता कैसे आपको मालूम है ना? सब्सिडरी बुक अगर आप पढ़ के आए होगे तो ही आपको ये टॉपिक आएगा। अब मैं पूरा तो फेयर नहीं बना रहा हूं 3 कॉलम कैश बुक, एक रफ टेंटेटिव हम बना रहे हैं। ये 3 कॉलम कैश बुक मैंने अपने डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैश और बैंक और डिस्काउंट के लिए बनाया।
ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड। अब 2 मिनट ध्यान दो। ओके, अब ये कैश बुक जो है ये मेरे हिसाब से बनता है, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन बैंक भी अपने बुक के अंदर अकाउंटिंग करती है, रिकॉर्ड करती है, और वो उसके लिए जो अकाउंटिंग करती है वो क्या अकाउंटिंग कर रही है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको देती है, उसको बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं उसको? पासबुक कभी भी बैंक के हिसाब से बनता है, ना कि उस व्यापारी के हिसाब से। यहां तक क्लियर पिक्चर? अब पासबुक में भी 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं रिसिप्ट पे पेमेंट फिलहाल नहीं बोलूंगा, ये डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट का अमाउंट। अब 2 मिनट आप समझ लोगे। आज यहां जब जाओगे तो इस 40 मिनट के सेशन के अंदर, 40 से 45 मिनट के सेशन के अंदर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा डीपली समझ जाएगा। ये गारंटी मेरी है, एश्योरेंस मेरा है आपको। यहां तक क्लियर है? अब अगर सपोज मैंने ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का डेबिट कॉलम है और ये डिस्काउंट का। अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आने के लिए मैं आपको एक वार्निंग दूंगा, आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी जरूरी है। क्या आप, पहला क्वेश्चन आप सबके जो भी यहाँ बैठे हुए, क्या आप सबको बेसिक अकाउंटिंग आए? आप सीए फाउंडेशन में कोर्स कर रहे हो भाई, तो बेसिक अकाउंटिंग में आपको यहाँ सिखानी नहीं है, वो हो गया आपका 11th 12th में आपका, आपके ट्रेनर्स ने दिया होगा होपफुली आपका बेसिक अकाउंटिंग, जो भी आपको पढ़ा रहा होगा। तो ये तीनों का डेबिट कॉलम है, ये तीनों का क्रेडिट कॉलम है। अब आप बताओ, अगर सपोज मैंने अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई, अगर मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जब मैं 1 जनवरी को मैं आया था यहाँ पे, 1 जनवरी को मैं साल के पहले दिन पर आया, तो मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं, मेरे पैसे बैंक में पड़े। तो अगर मेरे हिसाब से बात करूं तो मुझे बैंक से लेना बाकी है, और जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है पर्सनल रूल से इसको अपन डेबिट करते हैं, बराबर कि नहीं? यानी मेरे पैसे 10,000 रुपये बैंक में पड़े 1 तारीख जनवरी को, मैंने ऐसे आपको बताया। तो बताओ, अब अगर मैं कैश बुक में अगर इसको रिकॉर्ड करूंगा तो ये डेट है, सपोज ये डेट है, एज्यूम करो। ओके, ये तीनों का डेबिट कॉलम है, ये तीनों का क्रेडिट कॉलम है। तो मैं यहां पे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए बैंक कॉलम में, और क्यों? बैंक के डेबिट में पड़ेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक भी यही कहती है कि हाँ मुझे आपको 10,000 रुपए आपके पड़े, तो बैंक पासबुक में डेबिट नहीं करेगी इसको, बैंक उसको पासबुक में क्रेडिट करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि पासबुक जो है वो हमारे हिसाब से बनता ही नहीं है, वो बैंक के हिसाब से, इट्स अ डुप्लीकेट कॉपी जो बैंक रिकॉर्ड कर रही है, क्या कर रही है बताने के लिए सिर्फ ये कस्टमर को दी जाती है। यानी ऑन द अदर एंड अगर 1 जनवरी को बैंक अपने पासबुक में एंट्री कराओगे, बैंक के पासबुक में जो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी मिलती है, तो बैंक के पासबुक में वही बैलेंस क्रेडिट में होगा। पूछो क्यों? ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हम बोलते हैं बैंक से हमें लेना बाकी है, बैंक से हमें लेना बाकी है, तो बैंक भी बोलती हाँ हमको आपको देना बाकी है। तो अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं भूमि, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बैंक को हमें देना बाकी है, जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उस पर्सन को हम P1 से क्रेडिट करते हैं, देना बाकी है, याद करो, लेना बाकी है डेबिट, देना बाकी है पर्सनल रूल। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया ना, रियल पर्सनल नॉमिनल पढ़ाया हुआ है। तो पर्सनल रूल से बैंक को हमें देना बाकी है, तो इसलिए बैंक भी बोलेंगे हाँ बिल्कुल आपका पैसा हमारे पास पड़ा है। यानी आपने क्या सीखा? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में क्या मेरी बात आप सबको समझ रही है? कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम क्यों समझा? आपको, हमको सिर्फ कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम चाहिए बस, बाकी कोई हमको कोई उससे वास्ता नहीं बाकी से। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस यानी हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट पड़ा है, तो उसका इक्वल्स टू पासबुक के अंदर उतनी अमाउंट से क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पासबुक मेरे हिसाब से नहीं बनता है, वो बनता है बैंक के। तो बैंक बोलेंगी हाँ हमें आपको देना बाकी है 10,000 रुपए। अगर मैं बोलता हूं 10,000 रुपए मेरा बैंक में डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक में भी क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपए होना चाहिए। यानी बैंक अगर इस तरीके से मेल मिलाप खा रहा है हमारा पासबुक, हमारा कैश बैंक कॉलम कैश बुक का,
तो फिर तो टेंशन ही नहीं, हमारा अकाउंट एकदम सही चल रहा है, सट एकदम मस्त, बराबर कि नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कुछ रीजन की वजह से हम कहते हैं कि बैंक में हमारा पैसा 10,000 पड़ा है, लेकिन बैंक का जैसे ही पासबुक के अंदर प्रिंट करवाई तो बैंक के अंदर कोई रीजन से 8,000 रुपए बैलेंस दिख रहा है, तो हम डर जाते हैं, और ये क्या हो रहा है। डरने वाला स्वाभाविक है कि नहीं बात, पूछो क्यों। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से कैश बैलेंस बैंक में जो पड़ा है कैश बुक के हिसाब से वो 10,000 पड़ा है, लेकिन बैंक कोई रीजन से बोलती कि नहीं 10 नहीं, हमको तो आपको सिर्फ 8 ही देना है, या 6 ही देना है, या 7 ही देना है, तो हम डर जाते हैं भैया, बराबर कि नहीं। अब डर जाते तो हम ठहरे गावरान अकाउंटेंट, तो हम जाते हैं बड़े अकाउंटेंट के पास जो एक्सपर्ट होता है। और वो एक्सपर्ट कौन होता है बताओ, अकाउंटिंग में सबसे एक्सपर्ट कौन है, जो बन रहे हो, बराबर कि नहीं, जो बन रहे हो आप सीए, बराबर कि नहीं। हम सीए की बात है, और सीए में तो सीए सर हमारे कैश बुक में हमने जो एंट्री की है बैंक कॉलम में उस हिसाब से तो हमारा 10,000 पड़ा है, लेकिन बैंक के अंदर पासबुक में गए तो बोलती बैंक वाले नहीं आपको हमको 8,000 ही देने। तो सर ये कैसे हो रहा है, मैं बोलता मेरे को 10,000 लेने, लेकिन वो तो बोलती 8,000 देने हमको, तो 2,000 गए का। तो सीए सर हमारे जैसे अकाउंटेंट को देख के ऐसे हंसते हैं मन ही मन, है ना। क्यों, क्योंकि अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग सीखता है, वो सरकमस्टेंसेस को इवैल्यूएट नहीं कर पाता है, उसके लिए सीए बनना पड़ेगा तुमको, जो तुम बन रहे हो अभी। तो उसके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए सीए हमको देख के हंसते हैं और फिर बोलता है फिर क्या, तो हम बोलते सुधार के तो कुछ क्या गड़बड़ी है, यहाँ तो हमारे साइड से गड़बड़ी हुई होंगी, यहाँ तो बैंक के साइड से गड़बड़ी हुई होंगी, बराबर कि नहीं। तो हमको सीए सर और उलझा देते हैं। क्या उलझाते हैं, मैडम या सर जो भी होंगी, वो बोलते हैं ना तुम गलत हो ना बैंक गलत है। तो ऐसे कैसे भाई, कोई तो गलत होगा ना इतने। अगर मैं बोलता कि मुझे बैंक से 10,000 लेना बाकी है, तो बैंक भी तो बोले हाँ आपको 10,000 देना बाकी, लेकिन वो तो बोलती 8,000 देना बाकी है, तो यहाँ तो मैं गलत होऊंगा, यहाँ तो बैंक गलत होंगी। तो मन ही मन मुस्कुराते बोलते नहीं, ये कमी है वक्त की। क्या है, वक्त की। यहां तो कुछ छूट जाने की, उस छूट जाने की कमी की वजह से या वक्त की कमी की वजह से ये जो बैलेंस है इन दोनों में डिफरेंस आया हुआ है। अब फिर अगर ऐसा रहा तो फिर अकाउंटिंग करे कैसे, अगर बुक कीपिंग ही नहीं हुई होंगी तो अकाउंटेंसी शुरू कैसे करेंगे, लेजर वगैरह आगे ट्रायल है, कौन से बैलेंस में हम जाए। तो फिर सीए सर बोलते आपने क्या प्रिपेयर किया है, बिजनेसमैन को बोलते वो, तो हम तो बोलते हमने तो कैश बुक पे किया है, तो बोलता यू कैन गो विथ कैश बैलेंस, कैश बुक बैलेंस। तो बोलते नहीं लेकिन पासबुक तो गलत बता रहा है, फिर ऑडिटर हमको पकड़ेगा और बोलेगा 8,000 दिखा रहे तुम 10,000 है। तो बोलते ऑडिटर आपको कुछ नहीं बोलेगा, ना ही इनकम टैक्स वाले बोलेंगे, ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे, सही कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं सीए सर एकदम स्माइल देकर वो बोलते हैं उसका टेंशन हमारे ऊपर छोड़ो, हम आपको एक स्टेटमेंट लिख के देंगे, उस स्टेटमेंट के अंदर हम रीजंस लिखेंगे और उस रीजन से हम आपके बैंक का जो बैलेंस है, बैंक का बैलेंस, कैश बुक का, बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो मिलाएंगे। उस मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उस स्टेटमेंट को ही आज का जो टॉपिक दिया गया है वो नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। So what is bank reconciliation statement? So bank reconciliation statement means a statement which reconcile का मतलब होता है मिलाना, with the bank balance as per cash book of bank balance, bank column and the balance as per passbook showing all causes of difference between two यानी कौन, यही कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस। जब भी कोई व्यापारी का कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता है, फिर बोलूं टैली नहीं होता है, उसको मिलाने के लिए कुछ रीजंस सरकमटेंसेस की वजह से, बोला कोई सरकमटेंसेस की वजह से टैली नहीं होता है और गलत कोई भी नहीं है, ना बैंक गलत है ना वो व्यापारी गलत है। गलत क्या है, वक्त और कुछ छूट जाने की उम्मीद,
ये दो जो रीजंस है जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस टैली नहीं होता है, उसी के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना, ये एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है। आपको पहले एंट्रेंस, पहले क्या होता था, पहले सीए फाउंडेशन जो था ना, पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में आता था। ओके, एमसीक्यू यानी कौन से, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, यानी 4 ऑप्शन एक टिक करने का, जय माता दी करके। अभी सब्जेक्टिव पैटर्न में आ गए, तो वहां पे ये अक्सर पूछा गया था क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है, तो आता था फंडामेंटल स्टेटमेंट। अब फंडामेंटल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको बीआरएस के नाम से बोलते हैं। मैं बार बार अभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, बीआरएस। ये फंडामेंटल स्टेटमेंट है। अब ये फंडामेंटल स्टेटमेंट होता क्या है भाई, तो इसके बारे में हम पहले समझेंगे। देखो, फंडामेंटल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपल्सरी ऑब्लिगेटेड नहीं है। यानी व्यापारी को अकाउंटिंग के अंदर ये बनाना ही बनाना है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा कैश बुक का बैलेंस नहीं मिल रहा हमारे पासबुक से। जब एक ही पर्सन के साथ दक्ष डील हो रहा है फिर भी रीजन है नहीं मिल रहा, तो इसके लिए होना क्या है, इसके लिए फिर ये स्टेटमेंट आते हैं, उसको बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर आपने बता तो बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बनता क्यों नहीं है वो तो बताओ, बराबर कि नहीं। उसके लिए पहले 2 टर्म्स और सीख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मेरा बैंक कॉलम, मैंने कैश बुक का बैंक कॉलम, अब मैं बार बार बैंक कॉलम नहीं बोलूंगा, सिर्फ कैश बुक बोलूंगा, चलेगा। जब भी मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि मैं बैंक कॉलम की बात करूंगा, क्योंकि बैंक के लिए तो हम कैश कॉलम में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बैंक कॉलम में करते हैं। ओके, तो जब भी हम कैश बुक के अंदर अगर मैं डेबिट बैलेंस बोलता हूं तो इसका मतलब है कि पासबुक में वही बैलेंस क्या आना चाहिए, हाँ, वेरी गुड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता ये है कि डे 1 पे ही जब हम आते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा होता है, हम बैंक से ओवर विड्रॉ कर देते हैं, ओवरड्राफ्ट। याद है आपको, जैसे एग्जाम्पल में 1 जनवरी को आया, मैं आपको समझना पड़ेगा वो चीजें। देखो, बहुत सिंप्लीफिकेशन से, एकदम बेसिक कंसेप्ट से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, और जितना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा उतना आगे अकाउंटिंग एकदम स्मूथ जाएंगे। देखो, इसका अकाउंटिंग सबसे चिल्लर है, मेरे आज तक के करियर में सबसे चिल्लर टॉपिक जो है ना वो ये है। फिर वो सीए फाउंडेशन लेवल का हो या तो 11-12 लेवल का क्यों ना हो, समझना पड़ता बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा बकायदा। देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं 1 जनवरी 2020 को नए साल बिजनेस में आया, मतलब लेके आया पुराना बिजनेस, गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चालू बिजनेस है। जब मैं डे 1 पे आया तो मुझे मालूम पड़ा कि बैंक से मेरा ओवर विड्रॉ हो गया। ओवर विड्रॉ ने क्या, एक आधा मेरे 50,000 पड़े होंगे चेक कैश में, और डिपॉजिट पड़े होंगे, और मैंने किसी को 70,000 का चेक दे दिया होगा, तो ओवर विड्रॉ हो गया 20,000 का। क्या हो गया, और चेक बैंक ने बाउंस नहीं किया, मेरा अच्छा रेटिंग था, क्रेडिट रेटिंग, तो बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, दे दो। तो बताओ, जब डे 1 पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखेगा बताओ, तो वहाँ पे जनवरी 2022 को यहाँ मुझे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के नाम से दिखाऊंगा मेरे कैश बुक में। यानी मेरे कैश बुक में मैं अपने हिसाब से कन्वीनियंस से अकाउंटिंग करूंगा, तो मेरे को 20,000 रुपये मुझे बैंक को देना है। ओके, बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर बैंक को मुझे देना है, मैं कहता हूं बैंक को मुझे 20,000 देना है, और जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको अपन क्रेडिट करते हैं, याद है। तो बैंक भी तो बोले दक्ष कि हाँ मुझे लेना है। अब अगर बैंक ने, अगर मैं 3 कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको, तो बैंक पासबुक में कहाँ रिकॉर्ड करके बताओ, डेबिट में। क्यों, क्योंकि बैंक को मुझसे लेना बाकी है, और जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको डेबिट करते, तो बैंक अपने पासबुक के अंदर वही ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में दिखाएगी 20,000 का। अब अगर यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, टेंशन ही नहीं, फिर क्या करें रिकंसिलिएशन। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे आ गई, अगर यहाँ 20 आ रहा है और अगर यहाँ 20 नहीं आया, कोई रीजन की वजह से यहाँ पे 15 ही दिखा रहा है, तो चिंता में आएंगे कि नहीं आएंगे, चिंता में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि खुश होंगे, खुश होंगे, ठीक है खुश होंगे। अगर यहाँ 25 दिखाए
फिर चिंता में आएंगे ना, आएंगे चिंता। 15,000 तो कुछ गए, हाँ कर्जा कम, अब 25 हो गया तो बैंक बोलती कि हमको 25 दिना बाकी है, लेकिन हम बोलते नहीं नहीं हमको तो 20 दिना बाकी है। तो गलत कौन है? गलत कोई नहीं है, गलत दोनों में से कोई नहीं है, सरकमस्टेंसेस गलत है। तो बताओ अब फिर हमको फिर से इसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का वो इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। वही अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस अगर पड़ा है ओवरड्राफ्ट, तो वो इक्वल्स टू अगर आती है किसकी? डेबिट बैलेंस। तो यानी सब कुछ सही चल रहा है। क्या यहां तक क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? यानी ओवरड्राफ्ट में कौन सा बैलेंस कहां आएगा आपको समझ में आ रहा है? ये अकाउंटिंग टर्म में बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा। तो आज के बाद समझा? तो पासबुक में क्यों उल्टा होता है समझा आपको? क्लियर? जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो क्यों आपको बैंक क्रेडिट करती है समझा आपको? और जब विड्रॉ करते हो बैंक आपको डेबिट क्यों करती है आपको? उतना आपका पैसा दे दिया, आप रिसीवर बन गए होते से। यहां तक क्लियर पिक्चर? तो अब यहां पे हुआ क्या, अब जब ये दोनों रीजन, अब रीजन कौन कौन से है तो अपन इसको समझते हैं अभी, ठीक है? देखो आज मेरा काम क्या है, सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का समझाना कंसेप्ट। बाकी अकाउंटिंग टर्म कैसा है वो तो बात की बात है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दुकान है कपड़े की, क्या की है? कपड़े की। समझते हैं उसको? देखो बहुत इजी है, टेंशन लो, आज यहां से जाओगे सबको समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। देखो कुछ अभी ट्रांसलेशन करते हैं, वो क्यों रीजन है ऐसा? तो सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बुक है, इन द बुक ऑफ मिस्टर ए मेंस वेयर, ठीक है? अब मैं अपने बुक के लिए कैश कॉलम बना रहा हूं, कैश बुक और एक ही कॉलम बना रहा हूं हैविंग बैंक कॉलम। मैं मोदी भक्त हूं। सपोज मैं पैसे लेता भी गूगल पे या ऑनलाइन ही हूं बैंक से और देता भी बैंक से, तो यहां पे सिर्फ एक ही कॉलम बना रहा हूं, बैंक कॉलम ओनली, ओके? कैश का फिलहाल हम इसको बाजू में करते हैं। क्या आपको समझ में आया यहां तक के? अब सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ बैंक का कॉलम ही दिखा रहे, ओके? समझो उसको। देखो रीजंस क्या है, अब क्यों नहीं आता है बैलेंस, अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं, रीजंस, ओके? सबसे मेन बात, सपोज ये डेट है, ये रिसिप्ट है, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, ये बैंक कॉलम है, डेबिट कॉलम बैंक का, ओके? और ये डेबिट, ये हो गया आपका डेबिट साइड। अब सेम साइड क्रेडिट की, ओके? बैंक अमाउंट, और ये बैंक कॉलम, ये डेट है, ये पेमेंट है, और ये बैंक कॉलम है अमाउंट का, ओके? ये क्रेडिट कॉलम, इतना भाग डेबिट का, इतना भाग क्रेडिट का, ओके? यहां तक क्लियर है? अब वैसे ही जब मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं बनाऊंगा बैंक कॉलम, लेकिन जब मैं बैंक फिल कर रहा हूं तो बैंक भी तो मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी, तो अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगी। अब उसकी सपोज मेरा एसबीआई में खाता है, अज्यूम करो, तो इन द बुक ऑफ एसबीआई। अब बताओ क्या मुझे अधिकार है क्या पासबुक में छेड़खानी करने की? मैं चाहकर भी करता क्या? मैं किस में छेड़खानी करूंगा? कैश बुक में, क्योंकि मेरे हाथ में बनाना कैश बुक है। पासबुक बोलो ये मिसप्रिंट है, गलत करो, बैंक बोलती कुछ मिसप्रिंट नहीं है भाई, तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। तो इसलिए अब बैंक बनाएंगी अपने बुक के अंदर पासबुक, और पासबुक में भी यहां पे दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हम दिखाऊंगा ना पासबुक के अंदर एंट्री होती है डेबिट और क्रेडिट। 2 मिनट आप ध्यान दो बच्चा लोग। अब यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट नहीं लिखा, थोड़ा चीप दिखेगा, इसलिए थोड़ा अपन रिसिप्ट और पेमेंट हटाते हुए इसको अपन डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। डेट डेबिट का ये कॉलम है। अब बैंक सेपरेट मेरे लिए सिर्फ एक बुक बनाएगी जिसमें सिर्फ मेरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी, ओके? ये क्रेडिट कॉलम। अब वो क्या था, 1 जनवरी को मैंने बैंक में मेरा पैसा पड़ा था, बैंक में मेरा पैसा पड़ा था, तो यानी 1 जनवरी 2000। देखो ध्यान दो, अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं व्हाई वी रिक्वायर्ड बीआरएस इन बिजनेस।
और मैं आपको बता दूं BRS कोई भी बिजनेस बना सकता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न लेके कंपनी तक के। समझा आपको क्लियर? किसी के लिए ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं दिया है, बट एट लास्ट डे पर कंपनी के लिए ऑब्लिगेट किया हुआ है। अब वो क्यों है उसके ऊपर कल का चर्चा है, आज नहीं, वो एडवांस पे जाएंगे हम लोग। फिलहाल बेसिक समझा दो। ऐसा कोई बच्चा है जो छूट रहा है? नहीं। ओके, दक्ष क्लियर है यहां तक कंसेप्ट्स? ओके, हाँ। 1 जनवरी 2000 सपोज 22 को जब मैं आया तो मेरा पैसा पड़ा था, तो मैं यहाँ पे डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डाला था 20,000 रुपए। कितना? और 1 जनवरी को जैसे ही मैं पासबुक प्रिंट करा के आया, पासबुक बैंक में क्रेडिट बैलेंस 20,000 था, यानी सब सेट था यार, मस्त चल रहा था काम। सीए की नीड ही नहीं पड़ती थी मेरे को, तो मेरे को लगा था मैं ही करूंगा अकाउंट, यार खत्म विषय, अपन को सब आता। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? नहीं। 2022 ठीक है। अब क्या हुआ, 15 जनवरी को मैंने एक चेक दिया मैंने सप्लायर को, मैंने माल लिया होगा और सप्लायर था सागर 10,000 रुपए का। 15 जनवरी को 10,000 रुपए का मैंने माल लिया और उसी वक्त चेक दिया। मैंने मेरे को उधारी रखनी नहीं है, तो गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम सागर एंड चेक इशूड। तो एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ? हमारी बुक में एंट्री होनी चाहिए थी बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 15 जनवरी को मैंने सागर को चेक दिया भूमि 10,000 का, तो मैं काय को वेट करूं, मैं तो उसी वक्त रिकॉर्ड करूंगा ना। तो जैसे ही मैंने माल लिया सागर से, चेक दिया, मैंने उसी वक्त अपने बैंक कॉलम में कैश बुक के रिकॉर्ड कर दिया। बताओ अब क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट दिया ना, तो बैंक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखेंगे यहाँ पे बाय सागर अकाउंट, सॉरी बाय परचेज अकाउंट, माय मिस्टेक, बाय परचेज। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। 15 जनवरी मैं देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, ठीक है। अब 10 का माल लिया ना, 20 बैलेंस पड़ा है, ऐसा क्या हो गया तुमको? हाँ, यहां तक क्लियर पिक्चर, कोई डाउट नहीं तुमको? अब हुआ इस तरीके से 31 जन को मैंने अकाउंटिंग क्लोज किया। क्लोज करेंगे ना, हर साल हर महीने का अकाउंटिंग क्लोज करके कैरी फॉरवर्ड करते ना बैलेंस, क्योंकि 12 महीने का एक्स्ट्रा अकाउंटिंग जानते आता है बराबर, तो हर महीने का कैरी फॉरवर्ड करते आओ। तो मैंने क्या किया, 31 जनवरी को अपना कैश बुक क्लोज किया। एक लकीर, 2 लकीर खींचा। क्या सबको दिख रहा है अच्छे से? अब बताओ कौन से साइड की अमाउंट बच रही है? डेबिट जो साइड की अमाउंट बढ़िया रही वो 1 लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड के माइनस करो, डिफरेंस हो रहा 10,000 रुपए। ये डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं बच्चा लोग बताओ? क्या बात है, बैलेंस कैरिड डाउन। और यही कैरिड डाउन अपन 1 फेब को लेके आते हैं और लेके आएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 रुपए। तो मैं पक्का हो गया था कि 10,000 रुपए अपने पास बैंक में पड़े। अब मैंने बोला भाई पुख्ता तो कर दूं, अपन तो बोल रहे पड़े, लेकिन बैंक भी तो बोले। मैं गया बैंक के पास और बैंक की एक मशीन में अपनी पासबुक डाली। देखा ना, आज के इलेक्ट्रॉनिक टाइम में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया पूरा। पासबुक में जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे मुझे ओपनिंग बैलेंस 1 फेब का, अब देखो मेरा अगर डेबिट बैलेंस तो बैंक का क्रेडिट होगा ना, 10,000 रुपए का मैं फ्री क्यों 10,000 नहीं, तो यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था वो मेरे को दिख रहा था 19,500 का। मैं घायल, क्या हो रही है? मन खुश भी था, लेकिन स्टिल टेंशन तो होगी ना, बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? भाई मैं बोलता 10,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, लेकिन बैंक बोलती नहीं नहीं आपको तो 19,500 पड़ा है। तो बोला भाई 19,500 कैसे, मैंने 500 रुपए को दिया ही नहीं है। तो भाई यहां तो तुम बोलो 20 पड़े, यहां तो 10 पड़े, ये 19,500 का शायद लोचा। मैं डर गया,
मेरा मेरे से अकाउंटिंग हो रही नहीं, शायद मेरे कोई नहीं आ रही। मैं गया सीए के पास और सीए को बोला, सीए सर घपला हो गया है कुछ तो भी मेरे से, मैंने 10,000 का चेक दिया है लेकिन यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ना मैं गलत हूं ना बैंक गलत, ये बैंक गलत है। तो मेरा सीए गया बैंक के पास, वहां से पूछवा के आया और पूछवाने के बाद मुझे उसने आके बताया कि अंकुश सुन, तेरा ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए दिख रहा है कैश बुक का, बराबर कि नहीं? कैश बुक का बैलेंस ओपनिंग 10,000 दिख रहा है फर्स्ट टाइम का। लेकिन यही अगर मैं बात करूं, ये बात करूं मैं, तो बैंक का बैलेंस दिख रहा है 19,500, बराबर कि नहीं? तो रीजन ये है, इस वजह से रीजन ये है कि समझो इसको, समझो। अब अपने को कैश बुक का बैलेंस से पासबुक जाना है, तो क्यों रीजन है? तो उसने मुझे 2 रीजन दिए यहाँ पे। पहला रीजन दिया मुझे उसने कि वो जो तेरा सप्लायर है, हाँ वो सागर 15,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 15 तारीख को तुमने चेक दिया रिश्ता को, 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को मैंने चेक दिया था सागर को। क्या यहां पर समझ में आया? वो नालायक बैंक पे गया ही नहीं, मतलब देख, तू जब चेक देता है तू तो अपनी बुक में उसी में रिकॉर्ड करता है, लेकिन अब बैंक अंतर्यामी थोड़ी है कि तूने चेक दिया, बैंक को मालूम पड़ा हाँ मिस्टर ए नहीं आने, मैंने चेक दिया है सामने वाले को, उसी वक्त निकाल दो पैसे। जब तक के वो चेक बैंक तेरी बैंक में या उसकी बैंक में डालेगा नहीं, उसकी बैंक वाला क्लियर करने हमारी बैंक को आएगा नहीं, और हमारी बैंक से, हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे, तो बैंक को कैसे मालूम कि तूने चेक दिया है? सोचने वाली बात है कि नहीं? यानी तूने तो चेक दे दिया लेकिन वो सामने वाले ने डिपॉजिट ही नहीं किया चेक, तूने इशू कर दिया। और जिस वक्त अपन इशू करते हैं तो अपन तो अपनी बुक में उसी में रिकॉर्ड करते ना, चेक दिया तो। लेकिन ये भी तो जरूरी है कि वो जाके बैंक से पैसे लेके आए, और एक चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, तो 3 महीने के अंदर वो कभी जाएगा? इतना केयरलेस, ऐसे तो फिर बहुत केयरलेस निकलेंगे। मैं सागर बोला, सागर तो चेक डाला नहीं क्या? बोला नहीं, मैं तो जम्मू कश्मीर हूं, अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां मना रहा। ना क्या आते, तेरी वजह से मेरा दिल का हार्ट बीट ऐसे बढ़ गया था। अब बताओ बैंक वाले गलत है क्या? मैं गलत हूं क्या? नहीं, दोनों सही है। तो इसलिए वो मिलाने के लिए अपन को क्या करना है? अपने को BRS बनाना है, स्टेटमेंट बनानी है, उसके अंदर रीजन लिखने पड़ते हैं कि भाई चेक इशूड हुआ लेकिन इस वजह से प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक को, और बैंक को प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक क्यों निकालेंगे पैसे? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है हमारा 10,000 का ऊपर का बैलेंस तिलक का इसलिए बच रहा कि अपन बोल रहे 10 पड़े, लेकिन पासबुक बोलता 19,500 क्यों पड़े, वो तो बताओ। बोला देख, मैं पूछवा के आया बैंक से, तो उसने मेरे को, मेरे सीए सर ने बोला कि देखो अंकुश, बैंक ने ये 500 रुपए इस महीने के अंदर तेरा डेबिट कार्ड के चार्जेस काटे हैं। अब बैंक ने डेबिट कार्ड वापरता ना, उसके 500 रुपए बैंक ने काटे। अब बैंक कोई भी चार्जेस जब काटती है ना, तो तुम्हारे घर से आके तुमसे पैसे नहीं लेती, तुम्हारे अकाउंट से पैसे डायरेक्ट छूट में निकाल देती है। तो 500 रुपए इसलिए वहां से कम दिख रहे बैलेंस, कुछ समझा रहा आपको? अब आप बताओ, अगर ये 10,000 रुपए का, अभी सपोज 10,000 रुपए मेरे ये पड़े, प्लस कर दूं मैं, और क्योंकि चेक तो अभी तक पैसे निकले ही नहीं बैंक से, तो 20,000 रुपए होने चाहिए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 500 रुपए मैंने ही रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक के अंदर। क्यों रिकॉर्ड किए? क्योंकि बैंक ने जब 500 रुपए चार्जेस काटे तो 500 रुपए बैंक ने डेबिट कार्ड जब चार्जेस काटे, डेबिट कार्ड चार्जेस, तो वो मुझसे मांगने नहीं आई, डायरेक्ट मेरे अकाउंट को डेबिट किया उसने। और ये बात मुझे कब मालूम पड़ेगी? जब पासबुक प्रिंट मशीन में जाएंगी, वहां से मालूम पड़ेगा हाँ 500 रुपए इसके कट्टे क्या, और तभी जाके मैं एलिजिबल रिकॉर्ड करने दूंगा। तो अब बताओ इस वजह से 500 रुपए का बैलेंस मेरा घपला होगा कि नहीं? अब बताओ 10,000 बढ़ाना, फिर 500 कम करना डेबिट कार्ड के, तो डेबिट कार्ड के 500 कम कर दूं तो बताओ पासबुक में अपने आप 19,500 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या किया मैंने? कैश बुक को पासबुक से मिलाया,
और ये कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए जो रीजंस लिखे मैंने ये दो, कि ये चेक इशूड हुआ था 10,000 रुपये का, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, मतलब चेक इशूड किया लेकिन वो उसने डिपॉजिट नहीं किया बैंक के अंदर, और मैंने बैंक SMS चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ये दो रीजंस मैंने यहाँ पे इंग्लिश में उतार दिए, और यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मिल गया। इस सारे खेल को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट डालनी पड़ती है इसके अंदर, काय के लिए? रिकंसाइल करने के लिए। किसको? कैश बुक को पासबुक से, और पासबुक को कैश बुक से। ओके, अब सवाल आता है कि सर ये जो मेल मिलाप कर रहे हैं इसके रीजंस जितने भी होंगे वो दो क्राइटेरिया में आया हुआ है, दो क्राइटेरिया में। वो दो क्राइटेरिया कौन से हैं? तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और आज फिर सेशन को यहीं विराम देंगे। बस इतने में इतना ही मिलता है, पहले समझ लो। हाँ देखो सर, समझा आपको? कोई डाउट नहीं है ना सर? हाँ ठीक है। हाँ अब देखो, नीड ये पढ़ेंगे सब एक्स्ट्रा सिलेक्ट बातें, लेकिन पहले मेन बात करते हैं मुद्दे की। जितने भी सारे रीजन है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कोई भी पर्टिकुलर डेट में हम जब मिलाना चाहे तब भी, ऐसा जरूरी नहीं कि साल के अंत में या महीने के अंत में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी भी बनती, कभी भी। आप हर 15 तारीख को बनाओ ना, कौन रोकने वाला तुमको? समझा कुछ तुमको? कभी भी बनती, कभी भी। क्यों? क्योंकि हम कर रहे क्या है? रिकंसाइल कर रहे हैं। किसको? पासबुक को और कैश बुक के बैंक कॉलम को, सिंपल भाषा में। तो उसके सारे रीजन से दो है। कौन सा? पहला टाइम डिफरेंस, दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन मेड बाय बिजनेसमैन और बैंक। कभी कभी क्या होता है, कोई टाइम डिफरेंस से अभी हुआ, दो रीजन दिए मैंने आपको। कौन से दो रीजन दिए बताओ? कि मैंने तो चेक दे दिया, उसी वक्त मैंने अपने कैश बुक में, मैं क्या वेट करूंगा? याद करो, जितने भी आपने आज तक अकाउंट नहीं किए, चेक इशूड किया उसी वक्त अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हो, आप एंट्री कर देते हो या तो सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करोगे, दोनों में से कहीं एक करोगे ना बुक कीपिंग करने के लिए। लेकिन सामने वाला गया ही नहीं 2 महीने, तो डिफरेंस तो आना ही है, जेन्युइन है टाइम डिफरेंस। या कभी कभी क्या होता है, आपको चेक मिलता है, आप आलस करते हो, मैं आलसी हूं उस मामले में, मेरे को चेक मिलते ना, मैं 2 महीने जाता ही नहीं हूँ, फिर एक्सपायर होने वाला है तो एंड मुझे सर स्टेज चेक होने वाला है, जाओ ना करा, पैसे की कमी नहीं की, तुमको पैसों की कोई कदर नहीं किया, हाँ चल जा डिपॉजिट कर दिया। समझा क्या आपको? क्लियर? और मेरे को चेक देने वाले लोग पहले ही बोलते हैं कल निकलवा देना, तेरे चक्कर में हमारे पैसे हट जाते। कभी कभी क्या होता है, मेरे को 2-3 ट्रस्ट से पैसा आता है, मतलब कुछ बच्चे चैरिटी से आते हैं तो वो ट्रस्ट से पैसा आता है, थोड़ा आधा, तो वो ट्रस्ट वाले मेरे को आज चेक देते ना, तो मेरे बोलते हैं सर एक रिक्वेस्ट है, कल निकाल देना प्लीज़, आप 2 महीने चेक निकालते नहीं हो, हमको लगता है पैसे निकल गए, तो हम दूसरों को चेक देते हैं, बैलेंस पड़ा होता है तो हमारा चेक फिर बाउंस होता है पीछे के। समझा ना तुमको? टाइम डिफरेंस क्या होता है, कभी हम चेक देते तो वो सामने नालायक होता है, कभी हमको चेक मिलता है, हम डिपॉजिट करो, लेट डिपॉजिट किए नहीं क्या अपन ने बहुत बार किए ना? क्यों करते मालूम है? वो बैंक रिकंसिलिएशन नहीं मानना पड़ा इसलिए। अरे आ रहा है तुम समझ में? लेट डिपॉजिट की एंट्री में कैश फिलहाल टेम्पल आते थे, अपन याद करो, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रोकने के लिए करते थे अपन, बीआरएस अवॉइड करने के लिए। तो टाइम डिफरेंस यहाँ तो कभी कभी क्या होता है, एक आधा कोई तो भी ऐसा एरर है, ओमिशन है, पूरी की पूरी एंट्री भूल जाते हैं अपन, यहाँ तो बैंक कभी कभी भूलती है, बैंक के चांसेस बहुत कम होते हैं। सीए के एग्जाम में बैंक भी भूलती बोला, क्योंकि सीए का टफ करना कैसे उनको, लेकिन बैंक कभी भी प्रोबेबली प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक कभी भूलती नहीं ओमिट करना। पूछो क्यों? बैंक का सब कुछ ऑटोनोमस चलता है। क्या चलता है? अपन तो मैन्यू करेंगे, बैंक जिस वक्त आपने पैसे निकाले या कर दिए उसी वक्त एंट्री आती है अपने आप, कोई वहां पर्सन थोड़ा बैठा है। लेकिन क्या होता है, थ्योरेटिकल लाइफ के सीए की फाउंडेशन के एग्जाम में बैंक भी एरर करती है, ताकि तुम्हारा एग्जाम्पल और टफ बने। क्या बने? टफ। अरे आ रहा क्या? और अपन तो गलतियों के पुतले ही है, अपन तो गलतियां करते ही है। अभी देखो यहाँ पे 500 का है, 2 एरर दिखाया मैंने आपको। ये 500 का जो बैंक ने डेबिट कार्ड चार्जेस काटे थे हमारे, हेलो, ये अपन ने रिकॉर्ड कहाँ किए? देखो ना, ये हमारे बुक में कहाँ रिकॉर्ड है बताओ? डेबिट एसएमएस चार्जेस कार्ड कहाँ है बताओ? अच्छा, एंट्री क्या होती थी अगर इसकी? बाय डेबिट, बाय बैंक चार्जेस या बैंक डेबिट का चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक की क्रेडिट साइड में अपन यहाँ मारते थे ना एंट्री, नहीं मारते थे क्या? मारना नहीं पड़ता था, बाय डेबिट कार्ड वगैरह जो था चार्जेस।
समझा आपको क्लियर? तो ये जो हमने 500 रुपए जो एरर किया, ओमिशन, ओमिशन क्या होता है? आपने रेक्टिफिकेशन वगैरह पढ़ा है? एरर ऑफ ओमिशन पता है क्या होता है? पूरी पूरी एंट्री खा जाना। आज सुबह ही पढ़ाया नालायक को तुमको। हाँ, तो इसकी वजह से भी BRS का रीजन आता है। ओके क्लियर, समझ में आया? अब अगर मैं टाइम डिफरेंस की बात करूं, बस लास्ट 2 मिनट्स है। व्हाट इज टाइम डिफरेंस? व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन आइदर ऑफ द बुक्स अर्लियर एंड इन द अदर बुक्स लेटर, इट इज अ टाइम डिफरेंस। यानी क्या? एक बुक के अंदर, कोई तो बुक के अंदर पहले रिकॉर्ड हुआ और दूसरी बुक के अंदर बाद में रिकॉर्ड हुआ, तो ये टाइम रीजन की वजह से डिफरेंस आएगा बैलेंस में, और फिर बनेगा उसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब एग्जाम्पल दिया है टाइम डिफरेंस के अंदर। अब एग्जाम्पल में की बात करूं मैं, ये पिछले साल तक लिखाया था मैंने ये, लेकिन अब सुन लो, यहां पे ध्यान दो, अब इसको समझना पड़ेगा। देखो, पहला जो क्राइटेरिया एग्जाम्पल का वो है ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कैश बुक में हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि वो हुआ ही नहीं है बैंक के साथ, बैंक के हुआ ही नहीं है भैया। और उसमें एक रीजन मैंने आपको अभी दिया है, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट ड्रॉन और बट नॉट इन कैश। एक मिनट, इसको नो यहां से नहीं, इसको मैं लिखा रहा हूं, लिखिए प्लीज। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं। ये सब आपको ऐसे मैं सक्षम नहीं सुना रहा हूं, समझोगे तो आगे आपको इसके अकाउंट नहीं कर पाओगे। तो नंबर 1 लिखिए यहाँ पे। अच्छा, ये रीजंस है क्या? ये हाँ, लिख लीजिए रीजंस, ऊपर हेडिंग दीजिए रीजंस। टाइम डिपॉजिट्स, सॉरी टाइम डिफरेंस। दक्ष, आप लिख नहीं रहे बेटा? देखो, एक बात सुन लो, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं चलेगा। ओके, यू आर जस्टिफाई यू आर डिफेंड विथ योर स्टेटमेंट ओनली, और कुछ नहीं है। अब टाइमिंग डिफरेंस जो है उसमें पहला रीजन है वो है ट्रांजैक्शंस दैट appears इन कैश बुक। यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुए। कैश बुक यानी कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। लिखते हैं क्या बैंक कॉलम ब्रैकेट में? ठीक है, बट तुम लिख लो, देखो तुम स्टूडेंट हो, तुमको जहां नहीं समझे लिखते जाओ। बट
नॉट इन पासबुक। और उसमें पहला रीजन लिखो, वो है चेक इशूड but not presented either, ऑब्लिक करके लिखिए, चेक ड्रॉन डिपॉजिट अपन करते बेटा, इसके लिए वर्ड आपको डिपॉजिट नहीं आएगा, ये हम चेक दे रहे हैं किसी को, तो वो डालने के लिए हम डिपॉजिट वर्ड यूज करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट लिखेंगे। इन्हें अपन ने सागर को चेक दिया, वो घड़ी गया ही नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर में घूम रहा, वादिया घूम रहा, वादिया देश की। अच्छा है, तो अपन ने तो उसी वक्त रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बैंक पासबुक बोलेंगी हमारे पास आया ही नहीं है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे भैया? टाइम डिफरेंस, यानी एक बुक में रिकॉर्ड हुआ, एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाद में होगा। नंबर 2 लिखिए, वो है एक मिनट, प्रॉब्लम आई थिंक सो इशू आया है। लास्ट चेक deposited but not cleared, not cleared check paid into bank but not credited, या uncollected cash, uncollected check। अब देखो पहला वाला रीजन तो मैंने आपको समझा दिया, दूसरा सुन लो क्या होता है। सपोज क्या हुआ, अब यही एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 31 तारीख को 30 तारीख को क्या हुआ, एक दिन पहले, ये देखो समझो उस चीज को। हाँ, अब ये समझते अपन एक बात, देखो बहुत सिंपल है। देखो अकाउंटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन समझना मुश्किल होता है इसको। अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2022 को मैं आया, 20,000 रुपए का बैलेंस पड़ा था। मैं बोला था 20 पड़े, बैंक भी बोली 20 पड़े आपकी। हाँ देखो, बैंक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस और कैश बैलेंस चल ही हो रहा था। अब हुआ यहाँ पे इस तरीके से, 30 जनवरी को मेरे को एक कस्टमर से चेक मिला। सपोज कस्टमर था तुषार, क्या एंट्री होंगी बोलो। अब तुषार ने चेक दिया और मैंने उसी वक्त बैंक में लगा डाला। मैं बहुत सिंसियर हूं अपने काम में, बोला धंधे में मजाक मस्त चलता नहीं, सागर की तरह हट। तो बताओ, वो भूल दो सागर को। हाँ फिलहाल अब बताओ मेरी एंट्री क्या होंगी। व्हाट कम्स विद चेक आगे तो अपन बैंक को पकड़ते, तो बैंक से लेना बाकी है। यानी 30 तारीख को ही मैंने घोषित कर दिया कि बैंक मुझे तुझसे लेना, इसलिए जब चेक मिलता है और डिपॉजिट करते बैंक को, तो अपन चेक लिखते ही नहीं, अपन बैंक लिखते हैं। करो बाय बैंक अकाउंट डेबिट तुषार। अपन ने अगर जर्नल एंट्री की होंगी तो ऐसे की होंगी, और अगर यही अपन 3 कॉलम कैश रिकॉर्ड करेंगे, कितने का चेक आया, 30,000 रुपए का। जूम करो, कस्टमर से 30,000 लेने देखिए ईमानदारी से। तो अब बताओ, अगर जर्नल एंट्री करनी तो ये करेंगे, लेकिन सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करना तो कैसे करेंगे।
बैंक कॉलम को डेबिट किया तो बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम यहाँ पे तो तुषार आएगा। क्या थोड़ा कंप्रेस है लेकिन समझ में आ रहा हो ना? 30,000 रुपये यहाँ पे आएगा। ये 30 तारीख को, यानी मैं 30 तारीख को ही घोषित कर दिया पैसे तो बैंक में आ गए। ओके, अब हुआ यहाँ पे इस तरीके से मैंने लास्ट डे पर 31 तारीख को बैलेंस निकाला, 30 हो गया, 31 को बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस को कैरी फॉर करेंगे ना हर महीने का। तो 1 लकी 2 खींची, यहाँ पे डेबिट साइड में 50,000 रुपये दिख रहे, लिखा, अपोजिट साइड माइनस किया, डिफरेंस कितना आ रहा बताओ? ये 50,000 रुपये डिफरेंस जो है इसको बोलते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। थोड़ा छोटा दिखा रहा लेकिन समझ रहा होगा होपफुली आपको। और यही हमने एक लकीर तो नीचे ये बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया, कैरेट डाउन को महीने की आखिरी डेट और ब्रॉट डाउन को 1 Feb 2022। अब मैंने अपने आदमी को भेजा, छोटू को, छोटू चाह रहा था मेरे पास, छोटू इधर आ, ये SBI के बैंक में जा और ये प्रिंट कॉपी डाल बस और लेके आ। अब जैसे ही प्रिंट कॉपी डाल के आया, मैं तो खुश था ना, 50 पड़े बैंक में, तो वहां पे 1 Feb को बैलेंस, अब देखो अगर मेरा डेबिट बैलेंस है तो बैंक का क्रेडिट होगा, यानी बैंक को 50,000 रुपये देना बाकी है। तो यहाँ पे कोई रीजन से क्या हुआ, 20,000 रुपये ही दिखा रहा है बैलेंस। ये तो घपला हो गया, घपला 6 बराबर कि नहीं? अरे भाई मेरे 30,000 रुपये खा गई मेरी बैंक, पाप पड़ेगा उसको। दक्ष सही है कि नहीं? मैं गया फिर से सीए सर के पास, सीए सर में दक्ष थे, सर ये क्या है, ये बैंक तो घोटाले कर रही है। फिर वो मनी मन मुस्कुराए, टेंशन मत लो, रुको। बोला बैंक, वो गया पूछ के आया बैंक से और मुझे आके उसने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि देखो आपको 30 तारीख को चेक मिला तो आपने तो घोषित कर दिया कि पैसे आ गए, लेकिन चेक पहले बैंक में जाता है, हमारी बैंक SBI बैंक वो सामने वाले कस्टमर के बैंक के पास जाएंगी, उससे पैसे लेके आएंगी, उसको पैसे मिलेंगे तो जाके वो हमारे अकाउंट में पैसा लगेगी ना। और इन सब क्लियरेंस करने में 4 या 3 दिन लगते हैं। आपने नेक्स्ट डे पर ही बैलेंस निकाल दिया है, देखो तो कैसे पैसे आएंगे, अभी बाकी है वो प्रोसेस को। तो इसी को बोलते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। समझा क्या? अब बताओ डिफरेंस तो आएगा ही ना। हम बोलते 50 पड़े लेकिन ये बोलते 20 ही पड़े, तो 30,000 रुपये अब तक आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि बैंक, हमारी बैंक को ही पैसे नहीं मिले तो हमारे अकाउंट में कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसलिए बैंक के हिसाब से 20 पड़े लेकिन हमारे हिसाब से उसी दिन 50 पड़े जिस दिन मेरे को चेक मिला और मैंने बैंक में डाल दिया। क्लियरेंस करने में टाइम लगता है तो अपन ने रीजन यही लिखा, देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। हमको चेक मिला सामने वाले से, हमने बैंक में डाल दिया लेकिन बैंक वाले को अभी तक के प्रोसेस करने में टाइम लगता है और इसके बीच में मैंने बैलेंस निकाल दिया, तो कहां से मिलेगा भैया? बी नंबर लिखो, सब लिख लो, इसको कल अपन डिस्कस करेंगे, बस आज इतना ही सफिशिएंट है, लॉन्ग सेशन नहीं डालना है। देखो टाइम डिफरेंस में ही ए नंबर समझा क्या होता है? अच्छा 2-3 लाइन स्पेस छोड़ दो, कल को एग्जाम्पल कराते कराते एक आधा रीजन और मिला तो मैं लिखा दूंगा इसमें, यानी आप सब स्टार्टिंग की नोट्स पढ़ो, आपको पूरा चिट्ठा तैयार अकाउंटिंग के लिए, तो 3-4 लाइन छोड़ दो आप। देखो ट्रांजैक्शंस that appeared in passbook but not in cash book। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड ही नहीं होगा, जिस वक्त बैलेंस निकाला उस वक्त रिकॉर्ड नहीं था, बस समझा आपको? अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ बैंक ने हमारा ट्रांजैक्शन कर भी लिए,
क्योंकि बैंक जब पैसे डालती है, निकालती है, तो हमसे पूछती है ना, शूट पे निकाल देती है, डाल देती है, और जिसकी वजह से हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमको जब मालूम पड़ेगा तब रिकॉर्ड होगा ना, लेकिन इस बीच में बैलेंस निकाल दिया, बैलेंस निकाल दिया तो बताओ रिकॉर्ड तो बाद में होगा ना, फिर बैलेंस निकलने के बाद ही। तो तब वो ट्रांजेक्शन कौन कौन से, तो वो बी नंबर में टाइम डिफरेंस में देखेंगे अगले सेशन में। आज के लिए सफिशिएंट है, कल हम सारे डिफरेंसेस देखकर अपना अकाउंटिंग पार्ट शुरू कर देंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।